और बच्चों कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना था। ठीक है, पार्टिकल भी था वेव की फॉर्म में, उसका कुछ एम्पलीट्यूड था, आपको बताया था। तो दो टर्म्स हमारे पास आई थी, साई और साई स्क्वायर। उसके बाद हमने फिर क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, NLMS से डिनोट किया था। तो बच्चों जो क्वांटम नंबर्स पढ़े थे उसमें हमने जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, हमने क्या बताया था कि ये शेप बताता है, किसकी? ऑर्बिटल्स की शेप। तो अब हम आज स्पेशली शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। पहले तो देखिए कि जो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, ठीक है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी हमने, साई। ये है वो साई, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था कि ये वेव फंक्शन है। और ये था साई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। साई क्या था आपका? जो आपकी वेव थी उसका जो एम्पलीट्यूड था उसे हमने साई बताया था। और साई स्क्वायर क्या था आपके पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताया था हमने इसे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि और क्या था कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है, उसको हमने बोला था साई स्क्वायर। ठीक है, और साई का कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर ही हमें बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो अब हम जो अब तक फिक्स कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसे हमने किस टर्म से रिप्लेस कर दिया? प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब देखिए ये साई स्क्वायर है, तो हमने क्या किया कि ये आपके पास न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो क्या थी? साई स्क्वायर। तो किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो अगर हम प्लॉट करें साई स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, देखो समझ लो दोबारा से, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, वो हम एक प्लॉट के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास मान लो फर्स्ट आपके पास n = 1 है, यानी कि ऑर्बिट कौन सा है? 1 है। तो 1 के लिए अगर मैं 1s लूँ, 1s ऑर्बिटल आपने लिया है, और उसके लिए हम ये साई स्क्वायर और r को प्लॉट करें तो हमें ग्राफ कैसा मिला? इस टाइप का हमें ग्राफ मिल गया। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ये डिस्टेंस यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू सडनली डिक्रीज होगी एंड फाइनली क्या हो जाएगी? 0। साई स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत इजी है, आप इसे समझने की कोशिश करो बस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब हम और क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, साई स्क्वायर घट रहा है और धीरे धीरे क्या हो गया? 0। इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज। साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और इजी वर्ड्स में क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियस के आसपास से मिल रहे हैं। किसके लिए था ये? हमारा 1s ऑर्बिटल के लिए था। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत इजी है। अब दूसरा, अगर हम 2s के लिए प्लॉट करें यही ग्राफ, 2s ऑर्बिटल, इसके लिए इस 2s ऑर्बिटल के लिए n कितना है? 2, l कितना है? 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, यानी कि ये सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल। हमने फिर से क्या लिया? साई स्क्वायर लिया और r लिया। तो हमें जो ग्राफ मिला वो किस टाइप से मिला? देखो ऐसा ग्राफ मिला हमें। इस ग्राफ में देखिए कि साई स्क्वायर की वैल्यू पहले क्या होगी? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाने पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई। फर्स्ट
डिक्रीजेस। और कहाँ पहुंच गई है? ये 0 है, आपका ओरिजिन है, 0 तक पहुंच गई, लेकिन फिर से इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई, फिर से डिक्रीज हुई। ठीक है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट डिक्रीजेस, अप्रोचेस टू 0, देन अगेन इंक्रीजेस, एक मैक्सिमम मिलेगा आपको, उसके बाद फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहां ये जो पॉइंट मिला है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे साई स्क्वायर 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0 है। और हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नोड बोल देंगे, सिंपल नोड। ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वो होगा आपका नोड। तो ये तो सिंपल ग्राफ था जो आपको बताने के लिए था कि इस तरह से साई स्क्वायर आर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो देखो, ये वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो रही है, यहां थी पहले कुछ वैल्यू, डिक्रीज हुई, फाइनली होते होते 0 हो गई 1s ऑर्बिटल के केस में। इसका मतलब क्या था कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो 1s के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है और सारी की सारी न्यूक्लियस के पास ही है। ठीक है, अगर हमने सेम प्लॉट किया फॉर 2s ऑर्बिटल तो हमें क्या मिला? इनिशियली तो इसके जैसा गया कि भाई डिक्रीज होगी आपकी r बढ़ाने पे, फिर 0 तक पहुंच गई, लेकिन फिर दोबारा इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई, फिर डिक्रीज हुई। तो बीच में जो हमें पॉइंट मिला है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, उसे हम बोलेंगे नोड। ठीक है, नोडल पॉइंट, नोडल सरफेस, कुछ भी आप इसे नोड बोलो, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, देखिए। कंक्लूजन क्या निकाला है? इससे हमें पता चला कि जो शेप है एस ऑर्बिटल की, वो बच्चों होती है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसके सिमेट्रिकली चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा एस ऑर्बिटल्स के लिए। तो एस ऑर्बिटल की शेप हमें स्फेरिकल मिली। अब ये बताओ, जो आपने 1s ऑर्बिटल देखा था अभी, क्या उसमें कोई नोड थी? नहीं। लेकिन 2s के केस में आपको क्या मिला? एक नोडल पॉइंट मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0 थी। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं? फॉर s ऑर्बिटल्स, जनरलाइज कर लो, किसी भी ns ऑर्बिटल के लिए जो नोड्स आप निकालोगे जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी या नहीं होगी, वो आप निकालोगे n-1 से। ठीक है, तो 1s के लिए कोई भी नोड नहीं है, 0 नोड है। 2s के लिए 2-1 यानी कि 1 नोडल पॉइंट है। 3s के लिए 3-1 यानी कि 2 नोड्स मिलेंगी, और आपको एक और कर्व ऐसे मिल जाएगी जो अभी आपको साई स्क्वायर r दिखाया था। इतना क्लियर हुआ बच्चों? s की शेप होगी स्फेरिकल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अराउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना के देखते हैं। देखो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है? इसका मतलब कि न्यूक्लियस लिया, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड हम कह रहे हैं यहां 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 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, लेकिन इस पॉइंट के बाद थोड़ी कम है, तो हम कह सकते हैं यहां इस बाउंड्री को ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई यहां तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोल रहे हैं। तो जब हमने ये डायग्राम बनाया 1s ऑर्बिटल के लिए, तो आप उसे सिंपल ऐसे कह सकते हो, ये न्यूक्लियस है, और 2s के लिए कैसे बनाओगे? ये न्यूक्लियस है,
इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन बीच में एक नोडल सरफेस आ गया है और फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये आपका 2s के लिए है। और जो स्पेस दिखाया है ये क्या था आपका, ये जो साई स्क्वायर r वाला जो ड्रॉ किया था हमने इस टाइप से, यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब क्या था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उसी को हमने ऐसे दिखाया। ये बच्चों डिस्क की फॉर्म में यहाँ दिख रहा है, बट इसे 3 डायमेंशनली आप सोच सकते हो, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। अब 2s 3s के लिए एक और नोडल सरफेस इस टाइप से आ जाएगा बीच में, ठीक है। इस टाइप से नोडल सरफेस को आप समझ सकते हो। तो s का केस समझ में आ गया ना। s कब लेते हैं हम, जब l की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और m की वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी, 0। ये था आपका s का केस, ठीक है। आपको याद है ना 1 2 3 s की वैल्यूज थी, l की वैल्यू अभी लिख के दिखा देंगे। इतना क्लियर हुआ। आगे चले, आगे इसमें और क्या है। हाँ, अब देखो जब आप 1s से 2s की तरफ गए तो साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी तरह 3s की तरफ जाओगे तो साइज और इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली 4s की तरफ और भी ज्यादा साइज इसका बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट केस लेते हैं हम p के लिए। p ऑर्बिटल्स के लिए देखो, फर्स्ट केस में हमने लिया था l की वैल्यू 0, m क्या हो गया था 0। तो हमारा जो सेकंड केस है, अगर l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यूज कैसे निकालते थे, याद है आपको। l निकालना आता है, n की कोई वैल्यू है, l की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1 तक। m की वैल्यूज होती थी -l से लेके 0 देन +l, ठीक है। तो जब l 0 है तो m तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। l की वैल्यू हमने ले ली है 1, तो आप ये भी देख लो l की जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, f सब शेल। समझ में आया। अब हम केस ले रहे हैं l = 1 का, तो इसके लिए वैल्यूज m की क्या हो जाएंगी, -1 0 +1। p सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आए थे, 3 ऑर्बिटल्स आए थे। जिनके लिए m की वैल्यूज क्या थी, -1 0 +1। इस तरह से लिख सकते हैं, -1 0 +1, ठीक है ना। अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स है p के, वो कौन कौन से हमने बताए, px py एंड pz, ठीक है। तो जो s के केस में तो स्फेरिकल क्लाउड था, ठीक है, स्फेरिकल शेप थी। इन p ऑर्बिटल्स के केस में शेप होती है डम्बल शेप। डम्बल यूज करते हो ना जिम में, वही वाला डम्बल है ये, डम्बल शेप होती है इसकी, ठीक है। यानी कि इसकी 2 लोब्स होंगी आपकी इस टाइप से, p ऑर्बिटल्स की 2 लोब्स होंगी अपोजिट साइड से। और जो ये लोब्स जहां मिलती हैं वहां आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, यानी कि एक नोडल पॉइंट है ये, ठीक है। डम्बल शेप होगी इस टाइप से, 2 लोब्स होंगी अपोजिट साइड p ऑर्बिटल्स की। 3 p ऑर्बिटल है, px py pz। अब इनको नाम कैसे दिया गया, px py pz। देखिए आपके पास 3 एक्सिस हैं, x y और z एक्सिस, ठीक है। px के लिए क्या होगा, ये जो लोब्स हैं वो किस एक्सिस पे होंगी, x एक्सिस पे होंगी। तो आप इन्हें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। प्लस लोब माइनस लोब। अभी प्लस माइनस का क्या चक्कर है ये भी बताने वाले हैं, अभी पहले से समझ लेते हैं। दूसरा केस है पी वाई का।
तो आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सी आपकी ये, तो आपकी इस ऑर्बिटल्स की लोब आपकी कहाँ मिलेंगी, वाई एक्सिस पे मिलेंगी, पी वाई के केस में, दिस इज पी एक्स। और पी जेड के केस में कहाँ होंगी, एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस पे होंगी। समझ में आया? पी एक्स पी वाई पी जेड क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि इनकी लोब्स किस एक्सिस पे है उसके बेसिस पे इनका नाम दिया गया। एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स, वाई पे तो है पी वाई, और जेड पे है तो पी जेड। अब इनके ये सेंटर में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इस डम्बेल शेप में होंगे, ठीक है। और एक पॉजिटिव लोब बोल दी हमने, एक नेगेटिव। ये कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अभी बताते हैं क्या है। ये जो हम साई वेव फंक्शन ले रहे थे, ये सारे की सारी जो चीजें निकल रही है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकल के आई हैं। उसमें था साई, जिसे हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड बोला था, इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड, या इसे वेव फंक्शन भी बोला था, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन का साइन है जस्ट, और कुछ नहीं है। और जो हमारे पास ये साई स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पॉजिटिव ही होगी, नहीं का तो मतलब है ही नहीं, फिर उसे नोड बोल देंगे। समझ में आया? पी एक्स पी वाई पी जेड। अब अगर हम केस ले, पी शुरू कहाँ से होता है, देखो 1p होता है 1p? नहीं होता। क्यों? n इक्वल्स टू 1, l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके n-1 तक होनी चाहिए। तो अगर n ही 1 है तो l तो 0 हो जाएगा। 0 किसके लिए होता है, s के लिए। तो 1s तो पॉसिबल है बट 1p पॉसिबल नहीं है। तो 1p की शुरुआत हुई कहाँ से, 2 से, सेकेंड शेल से। सेकेंड शेल में होता है p। तो ये हम सिंपल कह सकते हैं ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है, ठीक है। अब अगर मैं 3px 3py 3pz बोलूं तो उनका साइज क्या हो जाएगा, इनसे बड़ा। और इसी में अगर इसे ड्रा करने की कोशिश करें तो वो इस टाइप से हो जाएंगी, बीच में एक नोडल पॉइंट आ जाएगा, जैसे s के केस में आया था, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं s का केस तो सिंपल था, आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है। टोटल नोड्स कितनी है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। अब ये नोड्स में दो होगी, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। क्वेश्चन बहुत आता है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। तो एंगुलर नोड्स होती है l के बराबर, जो भी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगी। रेडियल नोड्स होंगी n-l-1 से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें 2p की, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। 2p ऑर्बिटल में टोटल नोड्स कितनी होंगी, n-1, यानी कि 2-1, एक ही नोड है। और एंगुलर नोड कितनी होती है हमारी, l के बराबर। तो l कितना होता है p के लिए, 1। तो एक ही नोड है, वो कौन सी है, एंगुलर नोड है, रेडियल नोड नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप सिमिलरली बाकी के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, जो 3p की बात कर रहे हैं हम, देखो 3p के केस में टोटल नोड्स कितनी होंगी, n-1, यानी कि 3-1 2। और इसमें रेडियल नोड कितनी है, n-l-1, दैट इज 3-1 यानी कि 1। और एंगुलर नोड कितनी है, l के बराबर। l कितना होता है, 1। तो ये आपके टोटल 2 आ जाती हैं। तो ये 3p का अगर हम डायग्राम यहाँ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस टाइप से है। बीच में एक लोब है, खाली स्पेस है, फिर एक और लोब है। ये 3p के लिए, x के लिए x एक्सिस पे, y के लिए y एक्सिस पे, z के लिए z एक्सिस पे। इसी तरह हम बाकी सबका ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर से वही बात आई कि 2p से आप कहाँ गए, 3p और 4p। तो इनका साइज हर बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस लेते हैं हम d का।
थोड़ी मैं पानी पी लेती हूँ बीच में बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड केस। दो केस कौन कौन से कवर हुए? L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, और थर्ड केस में क्या हम ले रहे हैं? L इक्वल्स टू 2। L 0 था तो M भी 0, L 1 है तो M की 3 वैल्यूज थी, -1, 0, +1। L अगर 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर है? तो जब थर्ड केस जो है हमारा L इक्वल्स टू 2, M आया -2, -1, 0, +1, +2, इसका मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 5d ऑर्बिटल्स हैं। और ये तीनों के 5 के 5 ऑर्बिटल्स कैसे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब इनकी एनर्जी इक्वल है। इसी तरह पी के जो 3 ऑर्बिटल्स थे वो भी 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, बराबर एनर्जी थी तीनों की। ठीक है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं किस केस में? L इक्वल्स टू 2 में। अब वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? डी के केस में देखो 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। लिख लेते हैं इन्हें, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड देन dz2। ठीक है, इनको ये नाम क्यों दिए गए? इनकी लोब्स की, इनकी शेप की वजह से दिए गए। तो इसकी शेप होती कैसी है? डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल। उसमें तो एक ही डंबल था, इसमें 2 डंबल हैं। डबल डंबल शेप होती है, यानी कि टोटल लोब्स कितनी होंगी? 4 लोब्स ही तो होंगी। एक डंबल में कितनी लोब्स होते हैं? 2, तो 4 डबल में 4 लोब्स हो जाएंगी, इस टाइप से। क्लियर है? अब ये 4 लोब्स हैं, इनको अरेंज हम करेंगे एक्सिस के बीच में। किस टाइप से अरेंज है? एक्सिस पे अरेंज है, उनके बेसिस पे ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो dxy, dyz, dzx, यहाँ से शुरू करते हैं। ये बताओ d की शुरुआत होती किस क्वांटम नंबर से है? 2d होता है? नहीं, तो शुरुआत होती है हमारी 3d से। ठीक है, तो 3d, 4d, 5d इस टाइप से होता है आपका। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ dxy, हम ये 3 एक्सिस बना रहे हैं, x, y और z एक्सिस। इसे 3D का ही मान लेते हैं, 3dxy लिख सकते हैं ना। x और y, इसका मतलब इनकी लोब्स किन एक्सिस के बीच में होंगी? x और y एक्सिस के बीच में। जो भी नाम दे रखा है ना, x y है तो उनकी लोब्स होंगी x और y के बीच में, y z है तो y और z एक्सिस के बीच में, और z x है तो z और x एक्सिस के बीच में। सिंपल है। तो अब देखो dxy है, x, ये भी x है, ये भी y है, ये z है, x और y के बीच में। ये देखिए ऐसे बना सकते हैं। इस केस में आप z को थोड़ी देर इग्नोर कर दो, तो ये एक्स वाई बन गया। और किस एंगल पे होंगी? 45 डिग्री के एंगल पे होंगी। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे लाई करेंगी। अब इतना बस याद कर लो कि एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में है। नेक्स्ट केस क्या है? वाई जेड। ये है एक्स वाई, ये है जेड। अब हम पढ़ रहे हैं वाई और जेड का केस। अब इनकी लोब्स कहाँ लाई करेंगी? वाई और जेड के बीच में। तो इन्हें बता दो, ये रहा वाई जेड, ये रहा। अब वाई और जेड ये है, तो इस टाइप से बना दो। नेक्स्ट केस है जेड एक्स का। ये जेड है, ये एक्स है, ये क्या है? वाई है। जेड और एक्स के बीच में, तो ये हमने यहां ड्रॉ कर दी। ये भी जेड एक्स है,
और ये जेड एक्स इस टाइप से है। ऐसे बना सकते हैं ना, इजी है। अब जो अगला केस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये एक्स है ये वाई है। इस केस में जो लोब्स होंगी आपकी वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होंगी, उनके बीच में नहीं होंगी। तो आप उन्हें इस टाइप से ड्रॉ करोगे। ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। और लास्ट जो केस है आपका डी जेड स्क्वायर का, ये थोड़ा इनसे डिफरेंट है। बाकी के केस में डबल डम्बल शेप है, 4 लोब्स हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर जो है आपका उसमें केवल 2 ही लोब्स होंगी। कैसे? ये मान लो z मान लिया, उसमें देखो एक्स वाई जेड माना था, इसे हमने इसे z मान लिया, ये x है तो यहाँ क्या हो जाएगा y मान लेते हैं। डी जेड स्क्वायर में एक लोब आपकी होगी z एक्सिस पे इस टाइप से, ठीक है, और x और y प्लेन में एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग होगी आपकी इस टाइप से, डोनट शेप बोलते हैं इसे। ये z एक्सिस है, ये z है, ये y है, इस टाइप से x है। तो z पे अगर है आपका लोब तो x और y प्लेन में क्या होगी आपकी एक रिंग होगी। क्लियर हुआ। ये है आपका z स्क्वायर, 3 है तो 3 डी स्क्वायर। ये आपके पास पांचों डी ऑर्बिटल्स की शेप आ गई है, डबल डम्बेल शेप। क्लियर हुआ। अब जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे 3D से कहाँ जाओगे 4D, तो उनका साइज भी बढ़ जाएगा ऑर्बिटल्स का। देन 5D का साइज और भी ज़्यादा बड़ा है। फिर से आपसे कहा जाए कि 4D के अंदर नोड्स निकालिए, तो 4D के अंदर नोड्स तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, बिकॉज आपको फॉर्मूला आता है निकालना। अच्छा, आप एक चीज़ और बताती हूँ अभी साइन का। 4D के अंदर नोड्स निकालते हैं पहले, तो टोटल नोड्स कैसे निकालोगे? n-1 से 4 - 1 = 3। टोटल नोड्स है हमारे पास 3। इनमें रेडियल नोड्स कितनी है और एंगुलर नोड्स कितनी है? एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स होती हैं n-l-1 और एंगुलर नोड्स होती हैं l। तो l कितना होता है d के लिए? SPD याद है, 0 1 2, तो 2 बच्चे कितनी 1, तो 1 हो जाएगी रेडियल नोड। और अगर डाउट है तो क्लियर कर लो। n = 4 माइनस l कितना है 2 -1, तो आया 1। इजी है रेडियल नोड्स निकालना, एंगुलर नोड्स निकालना। शेप समझ में आ गई। x और y के बीच में, अगर आपके एक्सिस के बीच में लोब्स हैं तो बन जाएगा dxy, y और z के बीच में है तो बन जाएगा yz, और zx के लिए z और एक्सिस के बीच में। x स्क्वायर y स्क्वायर के जो लोब्स होती हैं एक्सिस के ऊपर ही होती हैं, और dz स्क्वायर को तो आपको बता ही दिया, z पे लोब्स होंगी और xy प्लेन में एक रिंग होगी। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो आपकी p के लिए हमने लोब्स बनाई थी, ये थी px, मान लो ये px है या py है, जो भी मान लो, ये x एक्सिस मान ली। तो हमने क्या दिया था यहाँ? वेव फंक्शन का साइन दिया था प्लस माइनस, अपोजिट साइन होता है, लेकिन d के लिए आपका अपोजिट लोब्स में सेम साइन होता है। अपोजिट लोब्स में आपका सेम साइन है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हुआ। तो हमने अब इस टाइप से s-p-d ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ ली है। नेक्स्ट केस जो था आपके पास f ऑर्बिटल्स का, उनकी शेप आप नहीं पढ़ोगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ऑर्बिटल्स बता देते हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे निकालोगे 7 वो भी बता दिया था पहले। फोर्थ केस जो था, इफ l = 3, if l = 3 then m will have values of -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल 7 वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है कि f सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे और वो डीजेनरेट होंगे, यानी कि उनकी एनर्जी इक्वल होगी। 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ? ऑर्बिटल्स की शेप समझ में आ गई, नोट्स निकालना आ गया। चलिए
अब आगे पढ़ लेते हैं, एनर्जी का पढ़ लेते हैं एक और हम। एनर्जी कैसे निकालोगे? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी का। पहले तो ये बताओ, एक सिंपल आपको पूछते हैं, अगर हम n इक्वल्स टू 1 मान लो, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट। अब इनकी अगर हम निकाले तो इसमें कौन कौन सी सब शेल्स आई थी? 1s। 2 के केस में कौन कौन सी सब शेल थी? 2s थी और 2p3। 3 के केस में 3s, 3p, 3d। निकालना सिखा दिया। सिमिलरली 4 के केस में क्या थी? 4s थी, 4p थी, 4d थी, और 4 के केस में तो f भी आ गया था हमारे पास। अब ये बताओ, एक आपकी शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है, ये थर्ड शेल है। इस एक शेल में जितनी सब शेल्स हैं, थर्ड में 3 सब शेल हैं, 3s, 3p, 3d, सेकंड में 2 हैं, 2s, 2p, तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? तो आपके अकॉर्डिंग क्या 2s और 2p की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, या 3s, 3p, 3d की एनर्जी बराबर होनी चाहिए? यानी कि सिंपल हमारी जो शेल्स हैं उनके अंदर जो सब शेल हैं, क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? तो आंसर है नो। हाँ, अगर आप हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, तो बाकी तो खाली पड़े हैं, तो आप इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट बोल सकते हो देन। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर हैं, हायर एलिमेंट्स हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके केस में एनर्जी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, पहले रीजन समझ लो, फिर बताया जाएगा कि एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखो, ये न्यूक्लियस है, यहां आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिंपल पिक्चर मान रहे हैं अभी, ठीक है, इस टाइप से बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में, अलग अलग सबशेल्स में प्रेजेंट है। अब ये बताओ, आपकी क्लास है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं ना, आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हो अपने स्कूल्स में, तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे क्लासरूम बन गए हैं जहाँ ग्रेजुएटेड फॉर्म में आपके क्या होंगे, चेयर्स लगी होती हैं, स्टेयर्स की फॉर्म में लगी होती हैं। बट अगर सिंपल क्लासरूम देखें तो क्या होगा, टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, उसके बाद जो चेयर्स हैं इसी टाइप से बच्चों की बेंच लगी होती हैं, एक ही यूनिफॉर्म उसमें। तो कई बार क्या होता है कि जो टीचर पढ़ाता है, जो फर्स्ट बेंच वाले बच्चे वो तो अच्छे से देख पा रहे हैं, उनको अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है टीचर से, लास्ट बेंच के बच्चे हैं उनको प्रॉपरली बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है ना। या हम कह सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर इलेक्ट्रॉन पे अगर हम अप्लाई करें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो तो उसे फील कर रहे हैं, लेकिन ये इसके इतने पास है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, उस चार्ज को उतना फील नहीं करने दे रहे हैं। या हम कह सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स उतना चार्ज, उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं कर पा रहे हैं जितना कि इनर इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे कि भीड़ में कोई बीच में है और सर्कल बना लो उसके राउंड, तो पीछे वाले देख पाते हैं क्या बीच में क्या चल रहा है? वही इस केस में हो रहा है। तो देखो, हम जो अब तक पढ़ते आए हैं कि भाई दो तरह, एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स है। वो पॉजिटिव क्या है? न्यूक्लियस, और नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। लेकिन अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, साथ में और कौन सा हो जाता है फोर्स? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स भी आ जाता है। ठीक है, एक दूसरे को धक्का देते हैं भीड़ वाले
कि हट मुझे भी देखने दे उतना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ये भी एक नया फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स उतना चार्ज फील नहीं कर पाते जितना कि इनर इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। और हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं कि कौन ज़्यादा चार्ज फील कर रहा है, कौन कम चार्ज फील करता है, लेकिन फिर भी स्टेबल है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, अब अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दें, यानी कि Ze बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाएंगे, ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ा दो यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक ठीक है, हमारे पास एक ऑल्टरनेट उपाय है, मान लिया भाई चार्ज बढ़ा दो बढ़ जाएगा, बट फिर भी स्टिल रिपल्शन तो रहेगा ही। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बेचारे उतना चार्ज फील नहीं कर पाते, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते। चलो हमें ये तो पता चल गया स्क्रीनिंग हो रही है। अब कौन कितना स्क्रीन कर रहा है, तो आपके पास S है, सबशेल P है, D है, F है। तो S ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है तो सबसे ज्यादा शील्डिंग करेंगे। फिर P की क्या थी, डम्बेल शेप, तो उनसे सबसे ज्यादा S में होती है स्क्रीनिंग, देन P, देन D, देन F, यानी कि सबसे ज्यादा स्क्रीन S इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, S ऑर्बिटल करता है, देन P, देन D, देन F। ये क्या हुआ, इसी शील्डिंग या स्क्रीनिंग की वजह से जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं रह पाती सब शेल्स में। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके लिए हम एक रूल दे रहे हैं। रूल है आपका N+L रूल, बहुत इजी रूल है, आसानी से आप इसमें एनर्जी निकाल सकते हो। तो बच्चों आपका ये जो स्क्रीनिंग था या शील्डिंग था, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ये क्वांटम नंबर है, क्वेश्चन नंबर मत समझ लेना। सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर क्वांटम नंबर। इन दोनों पे यानी कि N और L पे डिपेंड कर रहा है, तो कलेक्टिवली हम बोलेंगे N+L पे डिपेंड कर रहा है। तो N+L रूल कहता क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो N+L रूल क्या कहता है, N+L की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी उसकी ज्यादा। हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर विल बी द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल इन दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देके देखें, आपके पास है 2s, आपके पास है 3p, 4s, 3d, 5d या 5p लिख लेते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या सिंपल लगा दोगे, N+L रूल लगा दोगे। देखिए बच्चों, N तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो क्या बताता है, शेल, तो इनकी शेल कौन सी है, N इसके लिए 2 है, L कितना है, SPDF याद करो, L क्या होता था 0 1 2 3, S के लिए 0, तो N+L कितना हुआ 2। 3p के लिए N इज 3, L इज 1, तो N+L कितना हुआ 4। सिमिलरली 4s के लिए N 4 है, L इज 0, तो N+L क्या हो गया 4 हो गया है। ठीक है, इसके लिए है N 3, L कितना है, D के लिए 2, तो 3 + 2 = 5। N 5 है, L है, P के लिए 1, तो 5 + 1 6। ये तो चलो ठीक है, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। प्रॉब्लम कहाँ आई, जब बराबर आ गया। 3p और 4s के लिए क्या आ गया, इक्वल है, कितना है 4 4 आ रहा है आपके लिए। तो अब आप कहोगे इनके एनर्जी में किसकी एनर्जी ज्यादा या कम है। इस केस में जिसकी ज्यादा n वैल्यू है वो उसकी एनर्जी ज्यादा है,
तो n+l भले ही इनके लिए इक्वल आए हों, लेकिन n की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए 4, तो 4 की एनर्जी ज़्यादा है 4s की। अगर ये बराबर आ जाए तो दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l अगर इक्वल है तो हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी द एनर्जी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? n+l रूल क्लियर हुआ? अब एक लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं इसी सेशन की। देखो, अलग अलग ऑर्बिटल्स का, अलग अलग सबशेल का तो क्लियर था। अब हम पढ़ के देखते हैं कि आपके पास एक ही सबशेल है, मान लो 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये 2s हीलियम में भी प्रेजेंट है, ये 2s आपका लिथियम में भी प्रेजेंट है, ये 2s सपोज बोरॉन में भी है, और हम फर्दर जाएंगे तो मान लो फ्लोरीन में भी है। तो 2s सब में है, हीलियम में भी, लिथियम में भी, बोरॉन में भी, फ्लोरीन में भी, ये सब में है। अभी आपको कन्फिगरेशन समझाएंगे ना तो अब पता चल जाएगा जिनको नहीं आता है। वैसे 9th-10th में बेसिक कितना आपको समझा देते कि कन्फिगरेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, क्या इस 2s की एनर्जी इक्वल है इन सब केस में? भाई सब में 2s है तो 2s की एनर्जी तो इनके लिए इक्वल होनी चाहिए, हीलियम हो चाहे लिथियम हो चाहे बोरॉन हो या फ्लोरीन हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एनर्जी बराबर नहीं होती। जैसे जैसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हैं, या न्यूक्लियर चार्ज सिंपल बढ़ा रहे हैं, या सिंपल कह दो एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, तो आपकी एनर्जी डिक्रीज होगी अगर सेम ही ऑर्बिटल की या सेम ही सबशेल की बात कर रहे हैं। तो 2s में हीलियम की ज़्यादा है, लिथियम की, बोरॉन की, फ्लोरीन की कम। तो चार्ज बढ़ा दो, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दो और उसकी एनर्जी घट जाएगी। तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज तो इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन से तो चार्ज बना रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। क्लियर हुआ? तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? शेप पढ़ ली, s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल, d की, f की नहीं पढ़ाई गई, कोई नहीं। s की स्फेरिकल होती है, p की डम्बेल, d की डबल डम्बेल। फिर क्या पढ़ा था हमने? हाँ, एनर्जी पढ़ी थी। एनर्जी यानी कि n+l रूल, जिसके लिए ज़्यादा है n+l की वैल्यू, उसकी एनर्जी ज़्यादा। दो केसेस में अगर सेम आ रहा है तो n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी बता दिया कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये नहीं है कि एक ही शेल है सब शेल तो बराबर एनर्जी आएगी, चार्ज बढ़ाओगे तो घट जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आपको आज एनर्जी के बारे में पढ़ा दिया था। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं ऑर्बिटल्स में, उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही था, ओके।